आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अब जो एक एक करके सभी के पास ज्वाइनिंग लेटर भेजे जा रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। कौन से जोन की ज्वाइनिंग शुरू हो गई है, कौन सा डिवीज़न मिला है, कैसे हो रहा है डिवीज़न का अलॉटमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और पूरी तरह से एक एक पॉइंट को अच्छी तरह समझेंगे। और ये पैसे भरने का क्या चक्कर है, क्यों भरने पड़ेंगे, तो आज हम इस लेटर को पूरी तरह से अच्छी तरह से बिल्कुल आप सब लागू लोगों के सामने देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैंने कैटेगरी 8 और कैटेगरी 22 के बारे में पहली वीडियो बना दी है। कैटेगरी 9 के TRS के बारे में भी पूरा बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाइए और वो वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो ज्वाइनिंग लेटर है वो गोरखपुर जोन का ज्वाइनिंग लेटर है और अभी तक सिर्फ जो है गोरखपुर का ही ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हुआ है। ये जो लेटर है वो इज्जत नगर डिवीज़न का है जो 19 तारीख 2025 को इनके पास आया है। ये जो ज्वाइनिंग लेटर है वो विक्की कुमार सन ऑफ श्री देवेंद्र सिंह का है। ये जो रहने वाले हैं वो सिवान स्टेट बिहार के रहने वाले हैं। और इस जो लेटर का विषय है वो है रेलवे भर्ती बोर्ड के केंद्रीकृत कोटि संख्या 18 पद टेक्नीशियन ग्रेड 3 बेल्डर ग्रेड लेवल 02 हेतु चयनित अभ्यर्थी की नामिका मंडल इकाई आवंटन के संबंध में। तो ये जो लेटर है वो डिवीज़न अलॉटमेंट के संबंध में है। संदर्भ है महाप्रबंधक गोरखपुर, पत्र संख्या का 227 टेक्नीशियन ग्रेड 3 बेल्डर, दिनांक 2 जून 2025। तो जानते हैं इसके पहले पॉइंट में क्या लिखा है। उक्त संदर्भित पत्र के साथ प्राप्त रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर की अनंतिम नामिका संख्या रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर 022024 कैटेगरी 18 टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर NER दिनांक 21/5/2025 के अनुसार आपको इज्जत नगर मंडल में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पद पर लेवल 2 के विरुद्ध नियुक्ति हेतु चयनित किया गया। इसका अर्थ है कि इन्होंने जो गोरखपुर से फॉर्म अप्लाई किया था उसमें इनको टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बेल्डर के पद पर इज्जत नगर मंडल में इनको नियुक्त किया गया है, जिसके क्रम में आपको एंसिलरी आवंटित हुआ है। एंसिलरी का अर्थ है कि जो हेल्पर होते हैं उसके रूप में आपको नियुक्त किया है। आपको इस पद पर नियुक्ति पूर्व निर्धारित प्रारंभिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना होगा। इसका अर्थ है कि आपको नियुक्ति से पहले आपको अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। प्रशिक्षण अवधि में आपको नियमानुसार वृत्तिका 19,900 तथा सामान्य महंगाई भत्ते दे होगा। तो इसका मतलब है ट्रेनिंग पर आप लोगों को जो बेसिक पे है 19,900 और जो DA है 55%, तो उसके हिसाब से आप लोगों को जो मोटी मोटी जो है सैलरी होगी वो लगभग 30,000 के आसपास बन जाएगी। अतः उक्त आपको अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और 10 पासपोर्ट आकार के फ़ोटो साथ में लेकर जाना है। तो अब देख लेते हैं हम पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि चूंकि आप परीक्षार्थी हैं, आप ट्रेनर हैं, अतः आपको अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 एंसिलरी पद लेवल 2 में नियुक्त किया जाएगा तथा परीक्षा अवधि नियमित नियुक्ति तिथि से प्रारंभ होगी। इसका अर्थ है कि आप एक ट्रेनर हैं और आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही आपको नियुक्ति जो है परमानेंट की जाएगी। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि जो टेक्नीशियन हैं एंसिलरी के रूप में प्रशिक्षण की अवधि, जिस तिथि को आप प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण करते हैं उस तिथि से 6 माह की होगी। मतलब आप लोगों की ट्रेनिंग जो है वो 6 महीने की चलेगी। प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर लेवल 2 में स्थायी नियुक्ति प्रदान की जाएगी। मतलब आप लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को परमानेंट जो है नियुक्ति प्रदान की जाएगी। अन्यथा यदि आप प्रशिक्षण परीक्षा में सफल नहीं होते हैं तो यह रेलवे प्रशासन का स्वयं का निर्णय होगा कि आपकी प्रशिक्षण अवधि बढ़ा दी जाए अथवा प्रशिक्षु के रूप में आपकी सेवा 24 घंटे के नोटिस पर समाप्त कर दी जाए। इनका अर्थ है कि यदि आप जब ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप लोगों का एक एग्ज़ाम होगा। अगर आप उस एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाते हैं तो ये जो है वो रेलवे प्रशासन के ऊपर स्वयं डिपेंड करेगा कि वो आपकी जो ट्रेनिंग की जो है वो पीरियड है उसे बढ़ा दे या फिर 24 घंटे बाद आपकी ट्रेनिंग जो है कंप्लीट कर दे। ये सब कुछ जो है रेलवे प्रशासन के ऊपर ही छोड़ दिया जाए। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है, आप यह स्पष्ट रूप से नोट कर लें कि किन्हीं कारणों से जो आपके नियंत्रण से बाहर हो को छोड़कर आपको प्रशिक्षण से अपना
नाम वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जो है, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें लिखा है कि आप लोगों को किसी भी कारणों की वजह से जो आपके नियंत्रण से बाहर है उसको छोड़कर अगर आप अपना नाम वापस लेते हैं, उसकी अनुमति आप लोगों को नहीं दी जाएगी। यह कि अपना प्रशिक्षण पूर्ण करने पर यदि कार्य पर आपकी नियुक्ति हेतु चयन किया जाता है तो आपको कम से कम 5 वर्षों के लिए रेल प्रशासन की सेवा करना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों ने ट्रेनिंग कंप्लीट करी है तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को कम से कम 5 साल की जो है रेल प्रशासन में सेवा करना अनिवार्य है। आपको जॉब करनी पड़ेगी 5 साल। यदि निर्धारित समय अवधि के लिए सेवा नहीं कर पाते हैं किन्हीं कारणों से जो आपके नियंत्रणाधीन है, मतलब कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप लोग जॉब नहीं कर सकते हैं या छोड़ना चाहते हैं और प्रशिक्षण से अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, अथवा जानबूझकर अनुपस्थित रहते हैं या कोई अन्य अनुचित हथकंडा अपनाते हुए नाम वापस लेने का प्रयास करते हैं, तो आपको अपने प्रशिक्षण के संपूर्ण व्यय, प्रशिक्षण खर्च, वेतन और भत्ते, भुगतान की गई वृत्तिका की रकम 12.5% ब्याज सहित करने के भागी होंगे। इसका अर्थ है कि अगर आप लोग ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 5 वर्ष से पहले अपनी जॉब छोड़ देते हैं तो आप लोगों पर सरकार जितना भी महंगाई भत्ता, खर्च, वेतन जितना भी खर्च करेगी वो आपको 12.5% ब्याज के साथ लौटाना होगा। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। आप ये स्पष्ट रूप से समझ लें कि यह नियुक्ति 14 दिन के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। यदि सेवा समाप्ति का कारण आपके मानसिक शारीरिक अक्षमता है अथवा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड 2 के उपबंधों के अनुपालन के पश्चात अनुशासनिक कार्रवाई के रूप में आपको हटाया जाता है अथवा पदच्युत किया जाता है तो इस प्रकार की सूचना की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पॉइंट नंबर 6 में लिखा है आपको राज्यनिष्ठा की शपथ लेना होगा और नीचे दिए गए दर्शाए प्रारूप में प्रतिज्ञा करना आवश्यक होगा। अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको ये जो शपथ लिखी हुई है वो आपको शपथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो इसका नेक्स्ट पेज है उसके बारे में। इसमें पॉइंट नंबर 7 पर लिखा हुआ है आपको अपनी नियुक्ति संबंधी सभी नियमों एवं विनियमों का पूरी तरह से अनुपालन करना होगा। मतलब आपको नियुक्ति करने के बाद रेलवे के जितने भी नियम हैं उनको पूरी तरह से अनुपालन करना होगा। पॉइंट नंबर 8 में लिखा है आपको पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के किसी भी स्टेशन पर नियुक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा, परंतु सेवा की आवश्यकता के अनुसार आपको स्थानांतरण रेलवे के किसी भी स्टेशन पर किया जा सकता है तथा आपको अपनी स्वीकृति में यह बात निश्चित रूप से स्पष्ट कर देनी चाहिए कि आप इस शर्त के प्रति निष्ठा रखेंगे। इसका अर्थ है कि ये जो भाई हैं जिनका ये लेटर है इनको इज्जतनगर मंडल के किसी भी स्टेशन पर नियुक्त किया जा सकता है। इनका ये नहीं कहना होगा कि मैं इस स्टेशन पर काम नहीं करूंगा या फिर मुझे ये वाला स्टेशन मिलना चाहिए या वो वाला स्टेशन मिलना चाहिए। आपको जो रेलवे के द्वारा जो स्टेशन दिया जाएगा आपको अपनी सेवा जो वहीं पर देनी होगी और ये जो रेलवे के हाथ में ही है कि आपको कब कौन से ट्रांसफ़र करके कौन से स्टेशन पर भेज दें, ये भी रेलवे के हाथ में ही होगा और आपको अपनी स्वीकृति से यह बात निश्चित रूप से स्पष्ट करनी होगी कि आप इस शर्त के प्रति निष्ठा रखेंगे। पॉइंट नंबर 9 में लिखा है यदि आप इस शर्त की नियुक्ति लेना चाहें तो कृपया अपनी स्वीकृति का उल्लेख करते हुए इस पत्र को लौटा दें। इसकी दूसरी प्रति आपके लिए संलग्न है। यदि आप अपनी नियुक्ति स्वीकार करें तो अधिक से अधिक दिनांक 9/7/2025 यानी 9 जुलाई 2025 तक इस कार्यालय में उपस्थित हों, जिसकी विफलता से यह प्रस्ताव रद्द माना जाएगा और नवीनीकरण नहीं होगा। इसका अर्थ है कि यदि आप इन सबको नियम और जो शर्त हैं इनको मान लेते हैं तो आप 9 जुलाई तक इस प्रपत्र को लेकर एक छाया प्रति अपने पास रख सकते हैं और एक जो है इसको भर के जो इज्जतनगर मंडल है वहाँ जमा कर सकते हैं। और अगर आप 9 तारीख से पहले अपनी ज्वाइनिंग नहीं करवाते हैं तो इस प्रस्ताव को रद्द माना जाएगा और यह जो है नवीनीकरण नहीं होगा। पॉइंट नंबर 10 में लिखा है आपको पद ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। मतलब आप जब पद ग्रहण करने जाएंगे तो आपको कोई भी यात्रा का भत्ता या फिर भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 में लिखा है रेलवे बोर्ड पत्रांक संख्या 200499 दिनांक 7/7/2025 के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति कोड से संबंधित होने का दावा कर अजजा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कारण आपको यह नियुक्ति तब तक अनंतिम
मानी जाएगी जब तक कि संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के सत्यता की पुष्टि ना की जाए। यदि उसमें किसी तरह की असत्यता पाई जाती है अथवा फर्जी पाया जाता है तो आपकी सेवा बिना कारण बताओ नोटिस के समाप्त कर दी जाएगी और आपके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, आप अस्थायी रेल कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों व शर्तों के तथा नई पेंशन योजना जो दिनांक 1/1/24 से लागू है से शासित होंगे। मतलब आप जो रेलवे कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियम होते हैं और जो नई पेंशन योजना है जो 2004 से लागू है उससे शासित होंगे। आपके वृत्ति का वेतन का भुगतान इसके वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा तथा आप प्रारंभिक प्रशिक्षण के उपरांत नियमित नियुक्ति होने पर अपने पद पर 2 वर्ष तक परीक्षावाही पर रहेंगे। कोई रेल संपत्ति, अगला पॉइंट है, कोई रेल संपत्ति की क्षति होने पर आपको अन्य कर्मचारियों की भांति रकम जमा तथा क्षतिपूर्ण निष्पादित करना होगा। अगर रेल संपत्ति की कोई क्षति होती है तो अन्य कर्मचारियों की तरह आप लोगों को भी पैसे जमा करने होंगे और उसका जो क्षति हुई है उसका निष्पादन करना पड़ेगा। और इसमें ऐसे ही बहुत सारे नियम लिखे हैं और तो जो आप लोगों को बताना ज़रूरी नहीं है और जो मैं इस लेटर को अपने ग्रुप में डाल दूंगा तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज में आप लोगों को इसका दिखा देता हूँ। नेक्स्ट पेज में ये जो इसमें भी कुछ नियम है जिसमें बताया है कि आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि आप लोगों को 9 जुलाई से पहले, जिनका भी ये ज्वाइनिंग लेटर है उनको 9 जुलाई से पहले इज्जत नगर मंडल में अपने डॉक्यूमेंट के साथ लेकर जाना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो जन्मतिथि प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उचित प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग के विरुद्ध आवेदन किया गया हो, पासपोर्ट साइज के 10 फोटो, संलग्न पुनरारूप पर साक्ष्यांकन पत्र। ये संलग्न प्रारूप का साक्ष्यांकन पत्र क्या है वो मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियो बनाया, आप लोग उसे देख लीजिए। तीनों प्रतियों के मूल रूप में भलीभांति भरकर लाएं। आधार कार्ड तथा पैन कार्ड की मूल कॉपी की 4 फोटो कॉपी, बैंक जहाँ से आप अपना सैलरी लेना चाहते हैं उसकी पासबुक और उसके जो फर्स्ट पेज है उसकी 4 फोटो कॉपी लेके जानी है जिसमें IFSC कोड साफ रूप से अंकित होना चाहिए। नीचे ये जो है एक नियम लिखे हुए हैं कि मैं उक्त पत्र पर उल्लेखित पद पर रेल सेवा में लागू नियमों शर्तों के साथ स्वीकार करता हूँ। साथ ही यह घोषणा करता हूँ कि यदि मेरे प्रस्तुत कोई भी विवरण, प्रमाण पत्र, अभिलेख भविष्य में जांच गलत अथवा फर्जी पाया जाता तो रेल प्रशासन मुझे बिना किसी सूचना के हटाने के लिए स्वतंत्र होगा। तो यहाँ जो रेलवे के ये जो अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करके, नाम लिख के, तिथि लिख के, स्थान करके ये इनको जमा करने का। अब बात कर लेते हैं कि इनको कौन सी पोस्ट मिली है। तो इनको अपनी फर्स्ट चॉइस ही मिली है क्योंकि इन्होंने बीमर मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई किया था। और बात करें डिवीज़न अलॉटमेंट कैसे हो रहा है, किसको कौन सा डिवीज़न दिया जा रहा है, तो गोरखपुर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तब किसी से भी डिवीज़न का प्रेफरेंस नहीं मांगा गया था। इन्होंने ऐसे ही रैंडम तरीके से किसी को भी कोई सा भी डिवीज़न का अलॉटमेंट किया है। लेकिन RRB कोशिश करती है कि सबको ऐसी जगह पर पोस्टिंग दी जाए जो आपके घर से कम दूरी पर हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और इस ज्वाइनिंग लेटर को लेकर आपके मन में कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है वो लोग आप मुझे बता सकते हैं। ऐसी ही अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।